गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कल आपको फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस 1857 का हाफ पोर्शन पढ़ाया था। आज हम डिस्कशन करेंगे इमीडिएट कॉजेज, तात्कालिक कारण इस क्रांति के क्या थे। ओके, तो सबसे पहला जो रीजन था वह था भारतीय सैनिकों के संज्ञान में आना नए एनफील्ड राइफल, जिसको 1856 में इंग्लिश गवर्नमेंट ने यूज करने के लिए मंगाया था। उसके विषय में एक र्यूमर फैला 19वीं इन्फेंट्री के जवान जो बहरामपुर में थे, उनके बीच में एक अफवाह फैली कि इस राइफल्स के कार्टेज जो हैं वह गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए हैं, और इस राइफल्स के जो बुलेट्स होते थे वो इन कार्टेज में होते थे। इन कार्टेज को दांतों से काटना पड़ता था, जिसकी वजह से इनके बीच में जो र्यूमर फैला, यूज जो हो रहा था कार्टेज, जिसे विषय में ये कहा जा रहा था कि एक गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ है। इस घटना ने हमारे भारतीय हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों को बहुत अधिक प्रभावित किया, जिसकी वजह से इनके बीच विद्रोह की भावना आ गई। बिगिनिंग ऑफ द अपराइजिंग, बगावत की शुरुआत भी यहीं से हुई। बगावत की शुरुआत भी बहरामपुर से ही हुई, जो पश्चिम बंगाल में है। ओके, पश्चिम बंगाल में 19वीं इन्फेंट्री के जवानों ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से सीधा मना कर दिया। They refused to use this cartridge. ओके, और नेक्स्ट टाइम इसका रिजल्ट ये हुआ कि अंग्रेजी गवर्नमेंट ने इन्हें पूरी तरह से बागी सैनिक घोषित कर दिया, और बागी घोषित होने के बाद धीरे धीरे ये घटना अन्य भागों में फैलने लगी। जैसे मेन इवेंट्स, मुख्य घटनाएं जो इस क्रांति की थी वो क्या थी? नंबर 5, इवेंट्स एट मेरठ। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि मेरठ सैनिक छावनी में 30वीं इन्फेंट्री के जवानों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह के फलस्वरूप एक भारतीय सैनिक मंगल पांडे ने अंग्रेज सार्जेंट निकोलसन की हत्या कर दी। निकोलसन की हत्या के पश्चात मंगल पांडे को बंदी बनाया गया, और बाद में इसे किल एंड हैंग का ऑर्डर दे दिया गया, मींस फांसी दे दी गई। नंबर बी, इवेंट्स एट दिल्ली की घटना। मेरठ की घटना से दिल्ली के सैनिक इतने अधिक इफेक्टेड हुए कि उन्होंने मेरठ से सीधे दिल्ली कूच कर दिया, और दिल्ली कूच करने के बाद इन्होंने दिल्ली पे अधिकार कर लिया। दिल्ली पे अधिकार करने के बाद इन्होंने बहादुर शाह जफर को एक स्वतंत्र शासक घोषित किया, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज अधिकारी निकोलसन को यहाँ भेजा गया, जो 4 महीनों तक कंटिन्यू यहाँ पे लड़ता रहा, और लड़ने के बाद लास्ट में अंग्रेजी सैनिकों और बहादुर शाह जफर के सैनिकों की हार हुई, और लास्ट में बहादुर शाह को बंदी बना करके रंगून भेज दिया गया, म्यांमार रंगून भेज दिया गया, जहाँ पे बाद में उसकी मृत्यु हो गई। इवेंट्स एट लखनऊ। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि लखनऊ में इस क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। धीरे धीरे ये स्ट्रगल एक जंगल के आग की तरह देश के कोने कोने में फैलता गया, जिसका प्रभाव लखनऊ तक आया। लखनऊ में भी बेगम हजरत महल ने बगावत की। जो अवध के नवाब की वाइफ थी, उन्होंने रेवेन्यू देने से डिनाई कर दिया। ओके, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजी सेना ने इनके टोटल पार्ट्स ऑफ द किंगडम को अपने कब्जे में ले लिया, और इसके रिजल्ट के फलस्वरूप दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ, और अंततः लखनऊ में भी ब्रिटिश सेना
सफल रही। इवेंट्स एट कानपुर एंड सेंट्रल इंडिया। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि कानपुर में इस क्रांति का नेतृत्व नाना साहब ने किया। ओके, इस क्रांति का नेतृत्व नाना साहब ने किया और इनके उस समय जो चीफ मिलिट्री फोर्सेस के लीडर थे वो थे तात्या टोपे। और इसी के साथ साथ सेंट्रल इंडिया मीन्स झांसी और ग्वालियर जैसे क्षेत्रों में भी क्रांति फैली। कानपुर में, दिस इज द कानपुर में 9 मई 1856 को नाना साहब ने अंग्रेजों के परिवारों को बंदी बना लिया अपने किले में, जिसके फलस्वरूप सर ह्यूज और सर निकोलसन इन दोनों ने कानपुर को अपने अंडर में ले लिया और 3 महीने तक घेरा डाले रखा। इसके पश्चात यहां से कानपुर में ही पुनः डलहौजी को भेजा गया, परंतु कानपुर में अंग्रेजी सेना काफी मजबूत थी, जिसके फलस्वरूप लॉर्ड डलहौजी ने खुद सेंट्रल इंडिया की कमान अपने हाथ में ली। और यहाँ सेंट्रल इंडिया में आप जानते हैं कि झांसी की रानी और ग्वालियर के महाराज, इन दोनों लोगों की अंग्रेजों से बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ और इसके फलस्वरूप दोनों कानपुर और सेंट्रल इंडिया का पार्ट अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम क्या थे? कॉन्सिक्वेंसेस जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के थे वह तो एक पहला कि इस क्रांति का प्रभाव सीधे ब्रिटेन तक गया। अब तक जो थी इंडियंस अपनी बात को रखते थे, बात को कोई सुनता नहीं था, बट इस क्रांति के बाद क्वीन विक्टोरिया को भी आगे आना पड़ा। उनको भी भारतीयों के लिए कुछ घोषणाएं करनी पड़ी। भारतीयों के ऊपर जो टैक्स लगाए जा रहे थे, टैक्सेशन सिस्टम, उसको रोक किया गया। भारतीयों के लिए नए इंडस्ट्रियलाइजेशन रूल बनाए गए। भारतीयों को लेजिस्लेटिव असेंबली में भी शेयर देने की बात की गई। भारतीयों को नियमित वेतन देने की भी बात की गई। और ये सारी घोषणाएं जो हैं वो क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन के नाम से जानी जाती है। नंबर बी, इन द मुगल्स एंड पेशवा। विक्टोरिया की घोषणाओं के बाद भारत पूरी तरह से अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। पेशवाओं और मुगल नवाबों को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया गया। इनके सारे पेंशन्स बंद कर दिए गए। इनके सारे राज्यों को अंग्रेजी सेना ने अपने अधिकार में ले लिया। एंड नेक्स्ट टाइम वहां पर एक प्रशासनिक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती कर दी गई, जो इन राज्यों की कमान खुद देखने लगे, सिर्फ देखने लगे। पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रथम स्वतंत्रता फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ड्यूरिंग ही अंग्रेजों को एक बात सीधे पता चली कि यदि हम इंडियंस को डिवाइड करते हैं तो हम अधिक पावरफुल हो जाते हैं। रीजंस, इन्होंने इंडियंस को डिवाइड करने का एक तरीका अपनाया। इन्होंने अपनी आर्मी में 2 पद सृजित किए, 2 पोस्ट बनाई, एक उच्च हिंदुस्तानी वर्ग और एक निम्न हिंदुस्तानी वर्ग। उच्च हिंदुस्तानी में ऐसे वर्गों को रखा जाता था जो उच्च जातियों से आते थे। निम्न वर्गीय सैनिकों को ऐसे वर्ग में रखा जाता था जिसमें मुस्लिम्स और कुछ निचली जाति के लोग शामिल होते थे। नंबर डी, फॉरेन पॉलिसी। विदेश नीति क्या थी इनकी? विदेश नीति धीरे धीरे चेंज होती गई। इस क्रांति के बाद इंग्लैंड की फॉरेन पॉलिसी दूसरे देशों के प्रति बदली। भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के प्रति भी बदली। ओके, म्यांमार, भूटान एंड द ईस्ट पार्ट ऑफ गांधार, दिस आल्सो प्रोक्लेम अबाउट दिस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस।
उन्होंने इस क्रांति को अपना समर्थन देना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इंग्लैंड को अपनी विदेश नीति चेंज करनी पड़ी। स्टूडेंट्स, नंबर 3, रिलीजियस चेंजेस। इस क्रांति के बाद, इस विद्रोह के बाद बहुत ही बड़ा धार्मिक बदलाव भारत में आया। लोगों ने एक दूसरे को ऊंच नीच की भावना से देखना बंद किया। लोगों को एक बात समझ में आ गई कि यदि हम बटे रहेंगे तो अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते रहेंगे। ओके, इसी के तहत 18 मई 1857 को जब अंग्रेजों ने प्रत्येक भारतीय विद्यालयों में ईसाई मिशनरीज को प्रवेश देने की कोशिश की, तो इसका व्यापक पैमाने पर विरोध किया गया। ओके, हिंदू मुस्लिम सभी ने इसका विरोध किया, क्योंकि पूरी तरह से यहाँ पर धार्मिक बदलाव चाहते थे। स्टूडेंट्स, धार्मिक बदलाव आया, बट यूनिटी के तौर पे आया, डिवाइडेशन के तौर पे नहीं आया। यह भी इस क्रांति की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। चेंजेज इन द आर्मी। अभी तक जिन सेनाओं को उपेक्षित समझा जाता था, जिन सेनाओं को निम्न दर्जे का माना जाता था, उनकी सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जाने लगा। अंग्रेज सरकार उनके नियमित वेतन, भत्ते और उनकी सुविधाओं पर ध्यान देने लगी। अंग्रेज सैनिकों को भी भारतीय सैनिकों को भी अंग्रेज सैनिकों के ही बराबर वेतन दिया जाने लगा। भारतीय सैनिकों को भी अंग्रेज सैनिकों के बराबर ही सुविधाएं दी जाने लगी। वाइडनिंग ऑफ द गैप बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स। स्टूडेंट्स, ये क्रांति हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में एक बहुत ही बड़ा एक बहुत ही बड़ा बदलाव लेकर के आई। और वो बदलाव क्या था? वह बदलाव ये था कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने समाज को लेकर के अलग अलग जगहों पे इस क्रांति का नेतृत्व करने लगे। हिंदूज मुस्लिम्स को सपोर्ट नहीं करना चाहते थे और मुस्लिम्स हिंदूज को सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, और इसीलिए एक क्रांति फेल्योर रही। इस क्रांति के फेल्योर होने का, इस विद्रोह के फेल्योर होने का, इस रिबेल्स के फेल्योर होने का ये सबसे बड़ा रीजन था कि सामंजस्य नहीं बना पाते थे। ये लखनऊ में अगर बेगम हजरत महल लड़ रही थी, तो बिहार में कुंवर सिंह जो जगदीशपुर के युवराज थे, वो अलग तरीके से अपनी क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। झांसी में अलग तरीके से इस क्रांति का नेतृत्व चल रहा था। तो फिर फैजाबाद में मौलवी मोहम्मदुल्लाह इस क्रांति का नेतृत्व अपने समाज के लोगों को लेकर के कर रहे थे। मिस कॉम्बिनेशन बना करके इस क्रांति का नेतृत्व नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं से हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच बनी हुई एक खाई थी, जिसने इनको एक होकर के लड़ने नहीं दिया। ड्रॉबैक ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के असफल होने के क्या कारण थे? स्टूडेंट्स, इसके कई कारण थे। नंबर फर्स्ट, पहला तो कोई एम नहीं था। इस क्रांति का कोई भी एम नहीं था कि हमें करना क्या है। नंबर सेकंड, संगठित रूप से इस क्रांति को लड़ा नहीं गया, यूनिटी के तौर पे इस क्रांति को लड़ा नहीं गया। नंबर थर्ड, अंग्रेजों ने अपने अच्छे ऑफिसर्स को, ऐसे ऑफिसर्स जो कई युद्ध लड़ चुके थे, जिनको कई वार्स का एक्सपीरियंस था, उनको इस क्रांति को दबाने के लिए भेजा। जबकि हमारे यहाँ इस क्रांति का नेतृत्व करने वाले लोग बिल्कुल ही नए थे और एक्सपीरियंस लेस थे, अनुभवहीन थे। उन्हें नहीं पता था कि क्रांति को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए। नंबर फोर, एवरी पार्ट एंड एवरी डिविजन्स आर डिवाइडेड। देश के सारे हिस्से और सारे भाग इस क्रांति को लेकर के बटे हुए थे। नेक्स्ट, जब यह क्रांति शुरू हुई तो उस क्रांति के समय हमारे पास
अच्छे हथियार नहीं थे, जबकि इनके पास, ब्रिटिश सैनिकों के पास अच्छे किस्म के ऑटोमेटिक्स हथियार थे, ऑटोमेटिक्स वेपन थे। इसलिए यह हमारे सैनिकों पर पूरी तरह से भारी पड़े। और नेक्स्ट रीजन ये था कि हमारे कुछ हिंदुस्तानी सिपाहियों ने भी हमारे हिंदुस्तान के सिपाहियों को सपोर्ट नहीं किया। They did not supported our sepoys, our Indian sepoys. Okay? So it was also a reason of drawback of the first war of independence. और स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ हमारे इंडियंस के पास धन की भी कमी थी। कई भागों में जहाँ पे क्रांतियाँ आयोजित की गई, ऑर्गेनाइज की गई, वहाँ पे धन की कमी आई, जिसकी वजह से एक क्रांति फेल्योर रही। सो स्टूडेंट्स, दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस द सेकेंड लेसन of the history, and you have any confusion in these lessons, then you can contact it to me. Okay? Thank you today, students. Today is sufficient this video, and next time we will meet a new topics and a new lessons. Okay? So have a nice day. Thanks.